वो मुदब्बराना लहजे में गोया हुआ, बेटा, जिससे आप अपनी तय कारनामा समझ रहे हो, मेरे नज़दीक एक नौआमूज़ की दरमियाना दर्जे की कार्रवाई है। आम लोगों का सराहना अपनी जगह, मगर आप अपनी ईमानदारी से बताएं, जब पत्थर पर पहली गोली चलाने के साथ आपको ये पता चल गया था कि गोली किस तरफ को जा रही है, तो दूसरी गोली चलाने का क्या फ़ायदा? ये सरासर इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि आप में खुद एतमादी की कमी है। हवा भी साकिन थी, रोशनी आपके मुआफ़िक, फिर दूसरी गोली क्यों ज़ाया की? स्नाइपर के लिए गोली की कितनी अहमियत होती है, क्या यह बताने की ज़रूरत है? फिर आपने पहले शीशे के दरमियान में गोली हिट की, दूसरे शीशे पर यह गोली दाएं किनारे पर लगी और तीसरे शीशे पर यह गोली बाएं किनारे पर लगी। मैं खुद करीब जाकर देख कर आया हूँ। ये कौन सी स्नाइपिंग है? सरासर अनाड़ीपन है। और पहली गोली के बाद हर दफ़ा नया निशाना लेते हुए आपने 10 से 15 सेकंड ज़ाया किए। अगला निशाना 1 से 2 सेकंड के अंदर ले लेना चाहिए था, लेकिन जबकि स्नाइपर राइफ़ल के बरक्स आपके हाथ में एक क्लैशनकोफ थी, जो कि एक ऑटोमेटिक हथियार है। इस बूढ़े की बातों ने मुझे एकदम एहसास दिला दिया कि मैं किसी अहले फ़न के सामने खड़ा हूँ। इसका मुशाहिदा गज़ब का था। यकीनन एक ही राइफ़ल से फायर करने वाले अच्छे फायरर की गोलियां एक ही जगह पर लगनी चाहिए थी, और निशाने को यकीनी बनाने के लिए मैंने वाकई आम हालत के बरक्स ज़्यादा वक्त लगाया था। मैंने खफीफ लहजे में जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर। वो क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा, तो बस वही मिसाल मुझ पर फिट बैठती है। मुझे क्या मालूम था कि कोई उस्ताद भी यहाँ मौजूद है। अगर पता होता तो एहतियात ज़रूर करता। गो इसके बाद आप मेरी गलती ढूंढ लेते, मगर ये यकीनी बात है कि ऐसी सूरत में गलतियों की तादाद में थोड़ी कमी ज़रूर होती है। बेटा, हमेशा याद रखो, एक स्नाइपर के लिए ज़रूरी है कि जब वो किसी ट्रिगर प्रेस करे, ये सोचकर करे कि इसके पास सिर्फ आखिरी गोली है, जो निशाने पर लगने की सूरत में ही इसका मिशन पाया तकमील तक पहुंचेगा। अगर वो गोली ज़ाया कर दी तो जान भी गंवाने का ख़तरा मंडलाता रहेगा। वैसे सर, आपको कैसे पता चला कि मैं स्नाइपर हूँ? मैं मुतजस्सिस हुआ। वो हंसा, जिसने उम्र का बेहतरीन हिस्सा इस शुगल में बिताया हो। ये सवाल उसका मजाक उड़ाने ही के मुतरद्दिफ है। आपका नाम जान सकता हूँ सर? आजकल मुझे उमर दराज खान कहते हैं, वैसे कभी इजराइल सानी कहकर भी पुकारा जाता था। क्या? मैंने बेसख्ता इसके हाथ थाम कर चूम लिए। वो मेरे उस्तादों के उस्तादों का भी उस्ताद था। इस वक्त पाक आर्मी में स्नाइपिंग के लिए G3 पर टेलीस्कोप साइट लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। वो G3 राइफ़ल से 600 मीटर तक भी एक आदमी के ऐन दोनों आंखों के दरमियान गोली मारने की सलाहियत रखता था। आज के जदीद स्नाइपर राइफ़ल से एक नौआमूज़ भी 600 मीटर पर हदफ को आसानी से निशाना बना सकता है, मगर G3 राइफ़ल से 600 के फासले पर किसी आदमी को निशाना बनाना बहुत बड़ा कमाल था। तो ये कि इसके सर में गोली मारी जाए, 200 और 300 मीटर के फासले से वो टारगेट पर कोई भी नाम लिख सकता था। इसकी कहानी आज तक स्नाइपर्स में ज़ुबान ज़द आम थी। वो कभी अपने मिशन को दोहरा छोड़कर नहीं लौटा था। उस्ताद हमें बताते थे कि वो उड़ती हुई मक्खी को भी निशाना बना सकता था। वो हमारे लिए हीरो का दर्जा रखता था। रिटायर्ड होने के बाद वो बाज़ाहिर गुमनाम हो गया था, मगर इसके शागिर्द और फिर शागिर्दों के शागिर्द आज तक इसके कारनामों और इसके नाम को ज़िंदा रखे हुए थे। आप मुझे जानते हैं? इसके होंठों पर मधम सी मुस्कुराहट उभरी, जिसमें गुरूर की बजाय इंकिसारी छुपी हुई थी। मैंने फुर्ते अकीदत से कहा, आप मेरे हीरो हैं सर, बल्कि हमारे क्या, हम सब के हीरो हैं। आप लोगों की मोहब्बत है बेटा। इसी वक्त अवैस ने मुझे आवाज़ दी, ज़ीशान, हम बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा सर, इजाज़त दें। मैंने एक मरतबा फिर इसके हाथों को थाम कर चूमा, और मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपको दोबारा मिलने आऊँगा। ज़रूर बेटा। इसने मुझे खींचकर छाती से लगाया और मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोला, लगता है तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ोगे। इसने अपनाइयत से मुझे आपकी बजाय तुम कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुश्किल है सर, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ अलबत्ता, कोशिश ज़रूर करूँगा। गुड। और जब मिलने आना तो वो मेरा मकान है। इसने थोड़ी दूर मौजूद एक सफ़ेद रंग की पुख्ता मकान की इस तरफ इशारा किया। मैं शुक्रिया कहकर मुंतज़िर खड़ी वैगन की तरफ बढ़ गया। अगले दिन अवैस की दावत वलीमा थी, जहाँ मैं मरकज़ निगाह बना रहा। मर्द तो क्या, गाँव की औरतों को भी मेरे कारनामे का बाबत पता चल गया था। अवैस तो मेरे सदक़े कुर्बान जा रहा था। इसने हंसते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन का शुक्रिया भी मुझ तक पहुँचा दिया था। बस यार, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली। मैंने इंतज़ारी से इसकी बात का जवाब दिया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अल्लाह पाक ही सबकी इज़्ज़त रखने वाला है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हर बंदा इस तरह की उस्तादी नहीं दिखा सकता। इस वक्त बशीर बाबा ने आकर मुझे छाती से लगाया। वाह मेरे शेर, दिल खुश कर दिया है। अगर आप ना होते तो कल शायद पठान भाइयों के सामने हमारी सबकी हो चुकी होती। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है चचा। हाँ बेटा, सही कहा।
सबब भी तो वही परवरदिगार पैदा करता है। मैं इस बात में सर हिलाकर अवैस के साथ चारपाई पर बैठ गया। सुबह 10 बजे ही खाना खिलाने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं चूंकि दूल्हा का करीबी दोस्त था, इसलिए मैं भी इंतज़ामिया में शामिल था। और फिर दिन 12 बजे के करीब अबू जान ने वहीं आकर मुझे एक मेहमान की आमद की इतला दी। कौन है अबू जान? तुम्हारा फौज का कोई साथी है बेटा, इसे यहीं साथ ले आना था। अबू जान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, वो हमारा मेहमान है बेटा, तुम्हारे दोस्त का नहीं। अच्छा आप चलें, मैं अवैस को बता कर आता हूँ। अबू जान सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए और मैं अवैस की तरफ बढ़ गया कि इससे इजाज़त लेना ज़रूरी थी। यार मेहमान को भी यहीं ले आते, उसने बिला तकल्लुफ़ ऑफ़र की। मेरा भी यही इरादा था, मगर अबू जान कहते हैं घर की रहमत पर पहला हक किसी घराने का होता है जहाँ रब्बे पाक ने वो रहमत भेजी होती है। चलो ठीक है, वो फीकी मुस्कुराहट से बोला और मैं घर के जानिब रवाना हो गया। बैठक में अबू जान ने इजके हमरा शहजाद बैठा था। इसका ताल्लुक भी तिलागंग से ही था। अरे शहजादे तुम, मैं बाजू फैलाकर इसकी जानिब बढ़ा। वो भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया था। पुरतबाक मुआनके के बाद मैं इसके साथ ही चारपाई पर बैठ गया था। अच्छा आप लोग गपशप करो, मैं खाने का देख लूँ। अबू जान घर के अंदर की जान बढ़ गए। टेबल पर धरे हुए चाय के बर्तन वो साथ ले जाना नहीं भूले थे। सुनाओ भाई, कैसे रास्ता भूल पड़े? वो हंसा, कोई अच्छी खबर नहीं है। या अल्लाह खैर। मैंने डरने की अदाकारी की। इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी बकिया छुट्टी मनसूख हो गई है। दो तेरे की। मैंने मुंह बनाया। घबरा गए? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया। वजह नहीं पूछोगे? नहीं, पहले छुट्टी की मनसूखी की खबर तो हजम कर लूँ। अब इतना भी ख़राब में हाजमा नहीं है तुम्हारा। अच्छा फूटो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा। हा मैंने कहा लगाया। यकीन मानो किसी फौजी के लिए सबसे बुरी खबर छुट्टी से बुलावे की होती है। सही कहा यार, मैंने तकिए के साथ टेक लगा ली। किसी कोर्स के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने का सुना है मैंने इसने महतात अंदाज में असल बात बताना चाहिए। मुल्क से बाहर मैंने जाना है। पहले मेरे लहजे में बेयकीनी थी। 2 निशानाबाज जाएंगे और इनका इंतखाब कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। तो 2 बंदों के जाने का मेरी छुट्टी से क्या ताल्लुक़? कल से तमाम लोगों की 2 हफ्ते की प्री ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ट्रेनिंग के अख्ताम पर अच्छी कारकर्दगी वाले 2 स्नाइपर्स अमेरिका जाएंगे। वहाँ पर दूसरे ममालिक से भी कुछ स्नाइपर्स आ रहे हैं। इस इकट्ठ में पहला हफ्ता तो रेंज मास्टर की साइट के बारे में जानकारी मुहैया करने के मुतल्लिक होगा। इसके बाद 8 हफ्तों का स्नाइपर कोर्स होगा, जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और यकीनन हर मुल्क चुने हुए अफराद ही भेजेगा, और यही कोशिश हमारे कमांडो की भी है। मगर यार रेंज मास्टर तो बरतानिया का हथियार है। मैंने हैरानी से पूछा। इन दिनों रेंज मास्टर नई पाकिस्तान आर्मी में वारिद हुई थी। ये एक लॉन्ग रेंज और बड़े कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल है और अपनी टेलीस्कोप साइट की मदद से कोई भी अच्छा निशानेबाज से 1.5 से 2 किलोमीटर तक किसी भी इंसान को निशाना बना सकता है। अपने बड़े कैलिबर की वजह से इसे अफराद के अलावा मटेरियल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, मगर लेवपोल्ड साइट एक अमेरिकन कंपनी की ईजाद है। इसने मेरी इतलात मालूमात में इजाफा किया। जाना कब है? बताया तो है, 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जिन अफराद का इंतखाब होगा वही जाएंगे। शायद हफ्ता एक मज़ीद कागजी कार्रवाई वगैरह में लग जाए। मतलब 2 हफ्तों बाद मुझे बकिया छुट्टी मिल जाएगी। इसने हैरानी से पूछा। क्यों, तुम जाना नहीं चाहते? मेरे चाहने से क्या होगा यार, कई पुराने स्नाइपर्स मौजूद हैं जो वो हमें आगे थोड़ी ना बढ़ने देंगे। वो खुलूस से बोला, कोशिश करो, तुम जा सकते हो। खुशफहमी है तुम्हारी। नहीं, खुशफहमी हमेशा अपने बारे में हुआ करती है, इसने कहा। इसी वक्त अब्बू जान खाने के बर्तनों के साथ अंदर दाखिल हुए। मैं घबरा कर उठ बैठा। अब्बू जान, मुझे आवाज़ दे ली होती। मैंने जल्दी से बर्तन इनके हाथ से पकड़ लिए। कोई बात नहीं बेटा, अब्बू जान ने मुस्कुरा कर कहा। ये कौन सा भारी बोझ है? चंद रोटियाँ और डोंगा भर सालन ही तो है। बात वज़न की नहीं, एहसास की है अब्बू जान। मुझे नादिम देखकर अब्बू जान ने तसल्ली देते हुए कहा, मेहमान के लिए लाया हूँ बेटा, आप भी आए ना। इन्हें वापस जाते हुए देखकर मैंने कहा, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं अभी आपका साथ नहीं दे सकता। खाने के बर्तन शहजाद के सामने धरते हुए मैं साफ गोई से बोला, क्यों, डाइटिंग कर रहे हो या भाभी की इजाज़त नहीं है? मैं वलीमे से आ रहा हूँ, क्या कोई गुंजाइश हो सकती है? यकीनन नहीं, कहकर वो खाने को जुड़ गया।